राजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आरएसएस को लेकर बड़ा विस्तार से बात हुई, चाहे विवेक सर हो और सुनील सर ने भी उसको आगे बढ़ाया। मैं आज की थोड़ी सी बात करूंगा। जो हम बात वाराणसी की कर रहे थे, पहुंचना जो हुआ, आभार जताना हमने का एक परंपरा है, परिपाटी है, करना भी चाहिए। लेकिन जो मंच को मैंने देखा, उस मंच पे बहुत सारे चेहरे थे, लेकिन प्रमुख चेहरों में अगर उसमें बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का होना लाजमी था। यूपी के चीफ मिनिस्टर तो थे ही थे, राज्यपाल भी पहुंची हुई थी, वहां की आनंदीबेन पटेल, और एक चौथा जो चेहरा था बड़ा प्रमुख चेहरों में, वो थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अब ये जो मोदी कैबिनेट के कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो जो चेहरों की भाव भंगिमा थी, उसमें वो चेहरा यदि सबसे दमकता चमकता चेहरा दिखा तो शिवराज सिंह चौहान का। एक चीज उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और दूसरा, जो विपक्ष या प्रतिपक्ष जिस तरीके से अपने कार्ड्स को खेल रहा है, और मोदी की जो परेशानी है, हम निरंतर बात कर रहे हैं, तो ये जो आने वाला वक्त है, आप संघ को लेकर तो बहुत स्पष्ट किया, चाहे वो विवेक जी हो या सुनील सर ने भी, कि वो प्रहार कर रहा है। लेकिन प्रतिपक्ष विपक्ष की ओर से क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? और साथ साथ जो इनके सहयोगी साझा दल टीडीपी और यूनाइटेड जनता दल का जो रुख हो सकता है आने वाले वक्त में, इन सब पर आपकी टिप्पणी राजेश सर। धन्यवाद संजीव। देखिए, आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। जी पहला जी। सवाल तो वो है जो आज आभार प्रदर्शन जो उन्होंने किया। दूसरा सवाल वो है जो आभार प्रदर्शन करने गए, लेकिन वो आभार की जगह भार कैसे बनारस पे बने, एक दूसरा सवाल उसमें छिपा हुआ है, वो है। और तीसरा आपने प्रतिपक्ष के बारे में कहा। मैं ये बात कहता हूं कि देखिए, आभार तो बनता है, बनता है और बनता है। आभार इसलिए बनता है कि बनारस के लोगों को मैं सलाम करना चाहता हूं कि उनकी जिंदगी सुधारे बिना, किसानों की आमदनी दोगुनी किए बिना, भ्रष्टाचार मिटाए बिना, महंगाई मिटाए बिना, जी। मतलब नौजवानों को रोजगार दिए बिना, अगर ये सारे सब काम किए बिना उन्होंने, बेचारों ने 3 बार के देश के प्रधानमंत्री हैं, तो 3 बार उन्होंने जिताया, इतनी बड़ी बात है, तो आभार तो बनता है। अब आप जी। कहेंगे कि तीसरी बार जो है वो अंतर हार का थोड़ा सा सिकुड़ गया, और बहुत ही हारते हारते बचे, मतलब लड़खड़ाते लड़खड़ाते जीते। तो उसमें बहुत कुछ अब बातें हैं, और चुनाव प्रक्रिया भी उसमें आती है। कई सारे वो कारण हैं जिनके जो पर्दे के पीछे के हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मैं बात एक अलग करता हूं कि ये देखिए, आभार बिना काम किए जब आप आभार प्रदर्शन करते हैं, तो लोगों के दिलों में सवाल छोड़ के आते हैं। सवाल छोड़ के इसलिए आते हैं कि देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बनारस हमारा बहुत ही पवित्रतम तीर्थों में से जो देश के हैं, वो ऐसी जगह है, बाबा की नगरी है। हम सब लोग बचपन से बड़ी आस्था के साथ वहां जाते रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाते रहे हैं। और इसलिए नहीं कि बनारस में कोई मतलब हम लोग कोई जाकर के वहां कोई स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बनारस में जो ये तो दिखने वाली परंपरा है, मगर बनारस की एक अपनी परंपरा भी है। और बनारस की अपनी परंपरा धर्म निरपेक्षता की परंपरा है। अगर धर्म निरपेक्षता की परंपरा का ही माननीय प्रधानमंत्री जी निर्वाह करते, तो शायद बनारस के लोगों को पसंद आता। मैं ये कहता हूं कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, अगर वो एक सारे योजनाओं में, सारी समस्याओं से निपटने में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनारस को मान लेते, तो भी इस देश का कोई मतदाता जो है उस पर आपत्ति ना करता, क्योंकि बनारस है। अब पायलट प्रोजेक्ट से आपका मतलब क्या? क्या अगर मान लीजिए मोदी जी सब्जियों को आधी दाम, आधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आधी सब्सिडी देगी और सब्जियां आधी रेट पे कर देते। डीजल पेट्रोल रूस से तो वैसे ही आप 25% डिस्काउंट पर ले रहे हैं, और इधर से आप बढ़ाते गए हैं 10 साल में। अगर आज 50% कीमत पर, जो मनमोहन सिंह ने जहां छोड़ा था, है, तब उससे उस समय से सस्ता आज आप ले रहे हैं। अगर आप डीजल को ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत आधी कीमत पे उपलब्ध करा देते, तो बनारस के लोग धन्य होते। पायलट प्रोजेक्ट मानते हुए बनारस के सारे लोगों का रोजगार दूर कर देते, नौजवानों का, बेचारे घर घर में नौजवान बैठे हैं, तो उनका अगर उनको बेरोजगारी उनकी दूर कर देते, हम सब मानते, पूरा देश मानता, उनका बड़ा शुक्रगुजार होता कि कम से कम एक शहर की समस्याएं तो दूर हुई।
फिर आप देखिए कि जो एक दूसरी बात ये और है कि आप कहेंगे कि रोजगार की बात कैसे हुई। अब बनारस से कौन से लोग जुड़े हैं आप बताइए। हम बहुत ही धर्म भीरू लोग हैं। हम अपने अतीत को नहीं छोड़ना चाहते और हम अपने पौराणिक चीजों से भी जुड़े रहना चाहते हैं। इसीलिए तो राम हमारे दिल में धड़क रहे हैं ना, इसीलिए कृष्ण हमारे दिल में धड़क रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बनारस किसकी नगरी है। बनारस देखिए, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, वहां का बड़ा गहरा रिश्ता वहां रहा है। जैन धर्म, पार्श्वनाथ का बड़ा गहरा रिश्ता वहां रहा है। अगर इन धर्मों के आधार पर कोई एक शोध संस्थान खोल देते, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल देते, आप देखिए संत कबीर और संत रैदास जैसे हमारे उस समाज के लोग हैं, अगर उनकी भलाई के लिए कुछ काम करते तो शायद उनकी आत्मा उनको बहुत ही कहते हैं कि आशीर्वाद देती। आप देखिए पाणिनि, पतंजलि और धन्वंतरी, ये तीनों मेडिकल फील्ड के, मतलब योगा और चिकित्सा के लोग थे। इन सब का रिश्ता बनारस से था। अगर ये मेडिकल की फील्ड में करते, कह देते कि हाँ बनारस में आज एक भी बीमार नहीं है, क्या वजह है कि आयुष्मान कार्ड है मगर बनारस के आप अस्पतालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अच्छा तुलसीदास जी का मतलब बड़ा वहां पे वो है, वेद व्यास जी का है, शंकराचार्य जी का है, लक्ष्मीबाई वहां की थी, प्रेमचंद का वहां बड़ा केंद्र रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो आपने कहा वो किया नहीं, जबकि वो शहर कहाँ किसके नाम का है। हम सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सुनते हैं, है? सत्यवादी हरिश्चंद्र, और हमने देखा कि 10 वर्षों में सरकार के सच का क्या हुआ। गांधी जी जो कहते थे यही तो करते थे, ये भी गांधी के राज्य के हैं, प्रदेश के हैं, लेकिन क्या गांधी का सच इनका सच है। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का अगर उपहास बनारस में हुआ है तो आप उस बात को क्या कहेंगे। एक बात तो ये है जो आपके इस प्रश्न के उत्तर में हुई। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक और अभी भाई शायद विवेक जी ने बात कही थी या सुनील भाई ने बात कही थी, यह कि क्या एक एक धारणा ये चल रही है कि योगी जी की वजह से हार गए। अरे भाई, अगर योगी जी से अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए कि योगी जी को हमने चुनाव से नहीं, पहले हटा दिया होता। ये मैंने कहा था कि ऐसा कहा जा रहा है, आरोपों ने तो जी जी। सुनील जी तो तो नकारा सुनील जी ने। हाँ, ये तो आरोप लग हमने रहा है ऐसा तरह। योगी जी को मान लीजिए हटा दिया, अभी चुनाव नहीं हुए। जी अब होता तो यही है कि भाई योगी जी के बाद जो उनके डिप्टी होंगे वो पद संभालेंगे मुख्यमंत्री का। उनके पास या तो वो केशव प्रसाद मौर्य हो सकते थे या ब्रजेश पाठक हो सकते थे। तो क्या आप दो में से कोई एक नाम बताओ, जो स्थान आज जितनी सीटें आज आई हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक को अगर मुख्यमंत्री बनाते तो इतनी आ जाती। भाई सुनील भाई हैं और उत्कर्ष भाई हैं, सब लोग, आप ओम प्रकाश जी हैं, सब बता सकते हैं कि क्या इतनी सीटें भी आती अगर मैंने मान लिया कि केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया या ब्रजेश पाठक को बना दिया। तो जो आ गई हैं, शुक्र करो कि योगी की बदौलत आई हैं, मैं तो ये मानता हूं। ये यही सुनील जी ने भी कहीं कहा जी। है ना, इतना अगर योगी नहीं होते तो बहुत सारे जिलों में जो जिला निर्वाचन अधिकारियों के बारे में हमें सूचनाएं मिल रही हैं वो खेल भी नहीं होते। जी है ना, तो वो भी एक हुआ है। तो ये मैं, अच्छा तीसरी एक और अंतिम बात मैं कहता हूं, फिर मैं प्रतिपक्ष वाले सवाल पे आता हूं कि आज 10 सालों में बनारस की, केवल बनारस को आप मान लीजिए भारत मान लें, तो 10 साल में क्या बनारस की आर्थिक प्रगति कितनी हुई है, इसका कोई पैमाना है। बनारस और गरीब हुआ है या बनारस और अमीर हुआ है। 1000 साल पहले रेशमी कपड़ों का एक्सपोर्ट होता था। 1000 साल पहले मलमल वहां से एक्सपोर्ट होती थी। 1000 साल पहले इत्र और शिल्पकला के नमूने वहां से एक्सपोर्ट होते थे। कपड़े और चांदी का कारोबार 1000 साल पहले होता था। अरे भाई मेरे, इनमें से आपने 4 का हुई कोई प्रतीक के स्वरूप में चुन लिया होता। गाजीपुर बहुत बड़ा केंद्र है, आसपास के बहुत बड़े केंद्र है, अगर उनको ही वहां पे आपने कुछ नए सिरे से बीज अंकुरित होने का अवसर दिया होता तो बनारस के लोग अपनी गरीबी से मुक्त होते, बनारस के लोग थोड़ा सा बेहतर आर्थिक अवस्था में होते। और देखिए,
अब आज का जो भारत है, 2024 का जो भारत है, वो 1970-80 का भारत नहीं है। सब दिन होत ना एक समाना। इसी बनारस ने उनको कई लाख के मतों से जिताया था, और इसी बनारस ने तमाम चुनाव आयोग के तिकड़मों और पेंचों के वो नाम नहीं भरने दिया जा रहा है, नामांकन दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है, और भी तमाम सारी चीजें हैं। हम लोग चर्चा करते रहे, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। तब जाकर के श्रीमान इतने मतों से जीते हैं। आप ये सोचिए कि अगर स्वाभाविक स्थिति में ये चुनाव होते तो क्या हाल होता। तो ये एक चेतावनी है उनके लिए कि सब दिन एक समान नहीं है। नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय नाम की भी कोई चीज होती है। तो जब आप सच छोड़ चुके हैं तो सच छोड़ने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं प्रतिपक्ष की बात करता हूं। आप कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के लिए क्या संभावनाएं हैं, और अभी जो हालिया उपचुनाव हैं। वैसे मेरा अपना मानना है कि उपचुनावों के जरिए बहुत कुछ आप आवाम के धड़कनों या मैं संसद का जो सत्र आ रहा है राजेश भैया, सामने जी संसद का जो सत्र है, और जो अभी जी और होना है, चाहे वो स्पीकर का चुनाव हो या और, इस संदर्भ में थोड़ा सा और बड़े क्लेवरली प्ले कर रहे हैं वो लोग। वो अपना जी नहीं ना नहीं धैर्य खो देखिए, रहे हैं, ना धीरता कम हो रही। जी मेरा तो ये मानना है कि देखिए, इस वक्त इस समय प्रतिपक्ष जो है वो बहुत ही सातवें आसमान पर है। जो पार्टी एलओपी के लिए तरस रही थी, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए तरस रही थी, आज उससे 2 गुने आंकड़े पर बैठी है। अब वो माननीय मोदी जी इस तरह से नहीं कर सकेंगे जैसे वो अधीर रंजन चौधरी की उपेक्षा करते थे। ऐसी उपेक्षा वो अगर राहुल गांधी बनते हैं तो उनकी नहीं कर सकेंगे। और साथ में उनके पास 134, 35, 36 कुछ और एमपीज हैं। तो लगभग 250 लोगों के ढेर पर, 250 सांसदों के ढेर पर संसद में प्रतिपक्ष बैठा हुआ है। 250 सांसद कम नहीं होते संजीव जी। और रही बात कि अगर ऐसा रहा तो वो कैसे चलेगा। जैसे मिजाज की बात अभी यहाँ पर कही गई कि मोदी जी जो है, विवेक भाई ने कहा कि वो माफिया की तरह से ही राज करते हैं। राज करें, लेकिन क्या इतना आसान होगा उनके लिए? मुझे नहीं लगता बिल्कुल कि इतना बिल्कुल। आसान अब उनके लिए रहा। पिछला कार्यकाल उनका स्वर्ण काल था, जिसमें वो चाहते तो बहुत कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपयश के अलावा कुछ नहीं कमाया। बिल्कुल तो ये मेरा कहना है कि अब उनके लिए खोने खोने के लिए है, और प्रतिपक्ष को पाने पाने के लिए है। तो मेरा गणित तो ये कहता है कि अभी तो आप 4-6 महीने रुक जाइए, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, क्योंकि मोदी जी ऐसी सरकार, लंगड़ी सरकार चला नहीं सकते। तो किसी बिल्कुल ना किसी वजह से वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को नाराज करेंगे, समर्थन विड्रॉ होगा, और उसके बाद संभवतया उनकी सरकार फिर से जनादेश के लिए वो मतदाताओं के बीच में जाए, और तब वो सहानुभूति के की लहर के पे सवार होके, या सहानुभूति के घोड़े पे सवार होके मतदाताओं के बीच में जाए कि भाई देखो, मेरी सरकार गिरा दी गई है और अब हमें पूरा बहुमत दीजिए। तो चौथी बार वो इस तरह से एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है संजीव भाई। इसमें क्या होता है कि ना पक्ष जीतता है, और ना मतलब पक्ष तो अपनी मनमानी करता है, लेकिन पक्ष की वो जीत नहीं होती। वैसे तो जहाने उल्फत में कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं। कुछ लोग यहाँ जीत ऐसे भी हैं जो जीत के हारा करते हैं। तो पक्ष ऐसा बहुत है। सही। प्रतिपक्ष जी तो हारा हुआ है, जी लेकिन हारता है। ऐसे में लोकतंत्र का जो चेहरा है वो मतदाता हारता है। हम और आप बिल्कुल ठगे जाते हैं, और हमारे बिल्कुल और बिल्कुल। आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो मुझे चिंता में डालता है।